ब्रीडर को तो हम बड़े क्वेश्चन पूछते हैं डेली। आज हम घेरेंगे वेट को। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो वेट अमूमन नहीं बताते किसी को भी। स्कूबर्स में पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, आज हम 10 या 8 जो भी हम क्वेश्चन लेंगे वो आपके ही होते हैं। आप हमें कमेंट करते हो। अब आजकल हमने नोट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके कमेंट हमें सुनने चाहिए, देखने चाहिए। वो हमने प्रॉपर उसको देखना शुरू कर दिया और वही क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में पूछेंगे, चाहे वो ब्रीडर हो चाहे वेट हो। डॉक्टर सरदाना आज की डेट में काफ़ी फेमस है। फेमस क्यों है? बेबाकी से अपना आंसर देते हैं, अपने सीक्रेट बताते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात लगती है हमें, आप अपने सीक्रेट शेयर करते हो। कार्तिक जी, पहले ऐसा था कि पहले मैं किसी को कोई चीज़ बताया नहीं करता था। मतलब हम सीक्रेट्स रखा करते थे। पर जब मैंने ये देखा कि जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो भी अपनी 2 चीज़ें बताता है आपको। तो जब भी हम ज्ञान बांटते हैं तो कुछ ना कुछ उनसे भी हमारे को मिलता है। तो अब मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि गिव एंड टेक, मतलब सब किसी को कुछ देते हैं तो उससे कुछ ना कुछ मिलता है। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ डाली अपने चैनल पर, तो लोगों का कमेंट में आता है तो वो कुछ नई चीज़ें बताते हैं मुझे, तो मेरी नॉलेज एनहांस होती है उस चीज़ से। पार्वो पपीज़ में क्यों होता है? पार्वो बेसिकली वायरल डिसीज़ है, सबको पता ही है इस चीज़ का। ये एक्चुअली कंटेजियस बहुत ज़्यादा है। मतलब जो पार्वो वाले डॉग के पास खड़ा होकर भी आया है, वो अपने पपीज़ के पास पहुंच जाता है तो उसके क्लोथिंग से, उसके शूज़ से, उसी से भी इन्फेक्शन चला जाता है बच्चों के अंदर। और बच्चे अगर फुली वैक्सीनेटेड ना हो और उनकी मदर फुली वैक्सीनेटेड ना हो तो उनमें पार्वो होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने देखिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने कई बार सुना है कि 45 डेज़ पर हम पहला वैक्सीन लगाते हैं। ज़्यादातर उसी के बाद ही पार्वो होता है, उससे पहले बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। क्या वैक्सीन से पार्वो नहीं होता? कार्तिक जी, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है, ये मेरे ख्याल बड़े अच्छे जो बड़े ब्रीडर्स हैं उन्होंने भी मुझसे सेम यही क्वेश्चन किया था कि हम जिस डॉग को वैक्सीन कर देते हैं उसमें तो पक्का पार्वो आता है, जिसमें नहीं करते तो वो कई बार बच जाते हैं। नहीं, कई बार तो, नहीं, वो होते ही ठीक है। हाँ, ये 90% तो, जिनको वैक्सीन करते हैं उन्हीं में पार्वो आता है। एक्चुअली वो रीज़न ये होता है, ये आपका एक्चुअली ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा क्योंकि आप कम लोगों से मिलते हो, आपके अपने डॉग्स के साथ जो एक्सपीरियंस रहा होता है। एक्चुअली इन जनरल ये होता है कि जो बच्चे इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर चल रहे होते हैं उसमें अगर आप वैक्सीनेशन करोगे तो उनमें दिक्कत आएगी। इंक्यूबेशन का पीरियड, अब तो आपको कोरोना के टाइम सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जिस टाइम इन्फेक्शन अंदर एंटर कर रहा है बॉडी का और जब तक सिम्टम आ रहे हैं, जो वो टाइम पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ बैठे हो, आपने खांसी की, मेरे में वायरस चला गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं घर जाते ही खांसी करने लग जाऊंगा। उसको एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करना पड़ता है वायरस को, तब वो सिम्टम शो करता है अपने हमारी बॉडी के अंदर। तो वैसे ही पपीज़ के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी होता है, तो जब वो एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करता है, हमने उसको बीच में अगर स्ट्रेस कर दिया, अगर हमने वैक्सीनेशन कर दी तो वो जल्दी एक्सप्रेस हो जाता है बल्कि वायरस। वैक्सीनेशन के अलावा एक सीरम आप यूज़ कर रहे हो आजकल? हाँ, सीरम का एक्चुअली एक ये लेटेस्ट ड्रग आई है जो वैक्सीनेशन से एडवांस है। एक्चुअली वैक्सीनेशन का जो टाइटर बनता है वो 21 डेज़ में जाके बनता है, 15 to 21 डे टाइम होता है। तो ये सीरम जो सा है, इसका कहते हैं कि 8 आवर्स में इसका इम्यूनिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली मैंने यूज़ बहुत किया पर मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए जितना उन कंपनी वालों ने बताया था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उतनी परसेंटेज रहती है हमारी, जैसे मैं पोस्ट पार्वो ज़्यादा देता हूँ ये सीरम, जो डिस्टेम्पर के भी आ रहे हैं और पार्वो वाले भी आ रहे हैं। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट उतने ही रहते हैं जो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट में जितने बच्चे सेव कर पाते हैं उतने ही सीरम के साथ होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इसमें नहीं दिखा। ये इफेक्टिव तब होता है जब एक ब्रीडर के घर पे अगर बीमारी फैल गई, 1 लीटर हो रखा है, वो इन्फेक्टेड हो गया, तो हम दूसरों में सीरम लगा देते हैं जो हेल्दी पपी होते हैं, ताकि उनमें जल्दी टाइटर आ जाए। जो स्किन डिजीज़ होती हैं उसमें सबसे किस्किन और आइवरमेक्टिन जो आप यूज़ करते हो, 2 दवाइयाँ होती हैं, आइवरमेक्टिन और किस्किन क्रीम, दोनों में से बेटर कौन सी है? नहीं, आइवरमेक्टिन अलग चीज़ है जी। आइवरमेक्टिन तो बेसिकली उसके लिए होता है, माइट्स के लिए होता है। जो स्केबीज बीमारी है या मेंज है उसके अंदर आइवरमेक्टिन काम करेगा। किस्किन क्रीम है वो टॉपिकल क्रीम है जो सी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है और उसमें बीकामेथासोन डाल रखा है। वो स्टेरॉयड होता है बेसिकली। वो स्टेरॉयड होने की वजह से एकदम इचिंग रोक देता है। उससे भी बड़े अच्छे अब एडवांस प्रोडक्ट आ गए। एक टक्वा फैट आया है जो सा टेक्रोलियम साल्ट है उसके अंदर, वो एक लेयर बना देता है। जहाँ पर हमने स्प्रे कर दिया एक लेयर बन जाती है और उससे भी काफ़ी इचिंग रुक जाती है।
एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हमारे पास, सिम्टम बोन कैंसर के, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ बोन कैंसर? बोन कैंसर के सिम्टम शुरू में क्या होता है कि डॉग में लिम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, वो चलने लग जाता है, पेन किलर से भी आराम नहीं आता उसके अंदर। फिर जब हम एक्सरे करवाते हैं, जो ये बोन कैंसर वाले केसेस होते हैं, उसके अंदर क्लियर कट बोन्स के अंदर परफोरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें जैसे पोरस हो जाती है, जाली की तरह बनने लग जाती है बोन, और उसमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। वो टिपिकल एक्सरे से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं उस चीज़ की। तो अगर बोन कैंसर किसी डॉग को हुआ हो तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए? जो पहली बात तो बोन कैंसर अगर किसी डॉग को हुआ तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मैलिग्नेंट होता है, एक बेनाइन होता है। कई बार क्या होता है, कैंसर एक जगह लोकलाइज्ड होता है कि उसी एरिया के अंदर है, अगर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, और कई बार वो कैंसर मैलिग्नेंट हो जाता है, पूरी बॉडी में भी फैल जाता है। तो जो बेनाइन टाइप के कैंसर होते हैं उसको तो हम एम्पुटेशन कर देते हैं, वो लिम्फ ही रिमूव कर देते हैं, जिससे वो ख़त्म हो जाती है। बाकी तो आगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर है और उसी के हिसाब से डाइट चलती है। तो जो मैलिग्नेंसी वाले केस होते हैं उसमें हम छेड़खानी नहीं करते, उसमें एम्पुटेशन की नहीं सोचते, क्योंकि अगर हमने एम्पुटेशन कर भी दिया तो वो पूरी बॉडी में फैल चुका है ऑलरेडी, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए एक रॉयल कैनाइन की रिकवरी डाइट आती है, वो डाइट ऐसी है कि जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं या पेन किलर्स दे रहे हैं, उससे जो लीवर और किडनी पे जो बुरा असर होता है वो काफ़ी तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो मैं कहता हूँ कि डाइट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रिकवरी डाइट आती है रॉयल कैनाइन की, या एक हिल्स कंपनी की ICU के नाम से आती है, वो बड़े अच्छा रिकवरी करते हैं इसके अंदर। एक तो आप होम्योपैथी मेडिसिन बड़ी प्रमोट करते हो, मैं उसके अंगेंस्ट तो नहीं हूँ, पर स्किन के लिए कौन सी बेस्ट होगी होम्योपैथी मेडिसिन? स्किन के लिए जो अपना सल्फ़र बड़ी अच्छी रहती है, सल्फ़र जो गंधक बोल देते हैं, हमारे बाप दादा उससे सुना ही होगा आपने कि गंधक पीस के डाल दो डॉग को, उसी के मॉडर्न फॉर्म होम्योपैथी में सल्फ़र आती है, तो सल्फ़र बड़ा अच्छा इफेक्ट करती है इसके अंदर। दूसरे एक जो अपना थूज़ा आती है, थूज़ा अगर न्यूड्यूल्स टाइप के हो रखे हो बॉडी पे, उसमें बड़ा अच्छा वर्क करती है। ये दोनों दवाइयाँ मैं बड़े प्रिस्क्रिप्शन पे रखता हूँ स्किन। एक आजकल कमर्शियल हो गया है कि डिलीवरी भी करवानी हो तो वेट के पास जाना पड़ता है, जैसा कि अभी लॉकडाउन था, मोस्टली वेट मतलब बंद थे, सॉरी बीमार कह रहा हूँ, बंद थे, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई लोगों के घर में, ठीक है, कुछ पेशेंट को आया भी नहीं, दिक्कत भी नहीं आई। क्या हम सोच सकते हैं कि वेट बिल बनाने के लिए उनके ऑपरेट भी करते हैं, डिलीवरी भी करवाते हैं? ऐसा होता है कार्तिक जी, इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप फीमेल के प्रपोर्शन वाले डॉग से उसको क्रॉस कराओगे तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डिलीवरी की। एक्चुअली लोग ना बेसिकली लालच करते हैं, उनकी फीमेल इतनी हाई फाई क्वालिटी की होती नहीं, उसका पेल्विस का साइज़ छोटा होता है, लोगों की इंटेंशन रहती है कि हम बड़े हाई फाई हेड फेस वाले डॉग से क्रॉस कराएं अपनी फीमेल को, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। पग्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या फीमेल है तो छोटी छोटी होती हैं, और वो बड़े बड़े हेड फेस वाले डॉग से क्रॉस करवाने की कोशिश करते हैं। वो ब्रेकियोसेफेलस पहले होता है, उनका राउंड फेस पहले ही होता है, ऊपर से वो उनका पेल्विस इतना बड़ा होता नहीं फीमेल का। और दूसरा एक और बात होती है, फीमेल की पूरी ग्रोथ नहीं हुई होती, उससे पहले ही वो क्रॉस कराना स्टार्ट कर देते हैं। KCI है या कोई भी रिकमेंडेशन होती है, उसमें यही होता है कि पहली हीट मिस करानी होती है, पर लोग पहली हीट में ही क्रॉस कराने लग जाते हैं फीमेल को, उसका पेल्विस का पूरा साइज़ बना नहीं होता, तो और उनकी इंटेंशन रहती है कि हम बड़े हेड फेस वाले डॉग से क्रॉस कराएं। सब में होता है, जो अमेरिकन बुली में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, फीमेल पिटबुल होती है और उसको हम क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं अमेरिकन बुली से। अमेरिकन बुली का हेड फेस बहुत बड़ा और वो फीमेल का पेल्विस उतना बड़ा होता नहीं, उन केसेस के अंदर हमारे को सिजेरियन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवर हो ही नहीं पाएगा। आप पर एक बड़ा इल्ज़ाम है, आप अपने चैनल पर सभी को वेट बना रहे हो। एक्चुअली ये मेरे साथ मेरे कई फ्रेंड्स का भी फ़ोन आया था कि आप झोला छाप तैयार कर रहे हो या ऐसा कुछ, पर मेरा जो इनिशिएट किया था जो मैंने चैनल अपना, वो इसी इंटेंशन से किया था कि जैसे लॉकडाउन में लोग अपना घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो तरह डर रहे थे कि बाहर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, तो एटलीस्ट उनको एक फ़र्स्ट एड की गाइडेंस मिल जानी चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग जाके केमिस्ट से जाके ले रहे हैं, और जो केमिस्ट होते हैं वो जिसमें उनको मार्जिन होता है वही दवाइयाँ उनको दे रहे हैं, या मतलब जैसे आइवरमेक्टिन के पॉइजनिंग के मेरे को बहुत केस आते हैं, लोगों को ये तो पता है आइवरमेक्टिन से चिच्चड़ ख़त्म हो जाएंगे या कुछ भी, और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, लोग 2 किलो के बच्चे को 2-2 ml आइवरमेक्टिन लगा देते हैं। तो एटलीस्ट जो केमिस्ट होते हैं उनको दवाइयों का तो पता होता है, पर उनको डोज रेट प्रॉपरली नहीं पता होती। तो एज ए वेट अगर मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो एक फ़र्स्ट एड बंदा दे पाए अपने पेट को। अब कई ऐसा टाइम भी होता है जब वेट उसका अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट फर्स्ट एड दे दे कि जब तक वेट पे जाने का टाइम होता है तब तक वो डॉग को संभाल पाए। एक वेट था
छोटे शहरों में होता है अमूमन ये। एक वेट था मेरे पास आया था, मैंने उसको पकड़ा भी था, वो 10th पास भी था या फेल भी था, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो वेटनेरियन बना घूमता था। वैसे झोला छाप को आपको क्या कहना चाहोगे? ये एक्चुअली कार्तिक जी, जब मैं अपना 2006 में जब मैं कुरुक्षेत्रा के अंदर आया था, तो यहाँ पर कोई डॉक्टर था ही नहीं, वेट था ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा कंपटीशन सारा केमिस्ट से था या झोला छाप से था। झोला छाप क्या थे कि उनको बातें बनानी आती हैं, 2-4 बातें सुना देते थे वो। और उस टाइम पे ये भी ट्रेंड हुआ करता था कि जिसको आईवी इंजेक्शन लगाना आता है या उसको 4-5 ब्रीड का नाम पता है तो वो वेट है। उस टाइम वो ट्रेंड था। और मतलब डायग्नोसिस के नाम पे स्टेथोस्कोप और थर्मामीटर के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करता था। पर जब हम प्रैक्टिस के अंदर आए तब हमने लोगों को बताया, लोग हमारे को कंपेयर किया करते थे कि डॉक्टर साहब आप वैक्सीन इतने में लगा रहे हो, वो केमिस्ट उतने का लगा रहा है। तो मैं कहता था मैं अपने ब्रांड के पैसे ले रहा हूँ, कि जो एक रिलायबिलिटी मैं दे रहा हूँ उसके पैसे ले रहा हूँ मैं। लोगों को धीरे धीरे मैंने गाइड किया कि डॉक्टर के पास जाना होता है भाई। अब जैसे पहले एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, उसके बाद एमडी आने लग गए, स्पेशलाइजेशन आने लग गई। अब जो झोला छाप है वो अपनी यहाँ पर तो इज्जत बचा जाते हैं क्योंकि कुत्ता कुछ बोल नहीं सकता, पर जहाँ सर्जरी की बात आती है या और चीज़ों की बात आती है तब उनकी पोल खुल जाती है वहाँ पे। तो पहले टाइम में झोला छाप ज़्यादा चला करते थे, आज की डेट में इतना ज़्यादा नहीं है। जो बिल्कुल सो कॉल्ड जो केयर करने वाले डॉग की केयर करते नहीं है जो उनसे, वही झोला छाप पे कराते हैं। जो एजुकेटेड बंदे हैं वो वेट से ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डॉग को लूज मोशन भी लगा हो तो डॉक्टर उसको ड्रिप लगा देते हैं जाते ही? सर वो डिपेंड करता है कि उसमें डिहाइड्रेशन कितनी हो रखी है। एक रीज़न और होता है कि जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट आया, उसको सीवियर लूज मोशन हो रखे हैं, पर वो हम उसको कहते हैं भी 1-2 दिन लेके आ, अब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हम अगले 2 दिन तक आ नहीं सकते। तो हमारा ये रहता है इंटेंशन कि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, तो उनमें इन एडवांस हमारे को ड्रिप देनी पड़ती है। अदरवाइज़ मैं जब तक डॉग अपने टांगों पे खड़ा है और अपने आप सब कुछ कर रहा है तब तक हम ड्रिप प्रेफर नहीं करते। ड्रिप का एक साइड इफ़ेक्ट आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि जितने डॉग ड्रिप ना लगने की वजह से मरते हैं, उससे कई ज़्यादा डॉग ड्रिप लगने की वजह से मरते हैं। उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। लोगों को ड्रिप का तो पता है, पर कितनी लगानी है उसके बारे में नहीं पता होता। इसकी भी सीवियरिटी ऑफ डिसीज़ के हिसाब से हमारे को डिसाइड करना पड़ता है भी कितनी ड्रिप देनी है और किस डोज रेट से देनी है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम ब्लड टेस्ट कराए बिना ज़्यादा ड्रिप दे दें, कई बार HB 3 या 4 भी मिलता है हमारे को डॉग का, उसमें हमारे को ड्रिप अगर हमने ज़्यादा दे दी तो ब्लड की हीमोडाइल्यूशन हो जाती है और उससे अटैक हो जाता है, डॉग एट द स्पॉट डेथ हो जाती है डॉग की। अच्छा लगा आपसे मिलके, होप हर महीने आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। थैंक यू। कमर्शलाइज थोड़ा ज़्यादा हो गया वेट मेरी नज़र में। मैं ज़्यादा क्यों मानता हूँ कि पैसे कमाने का एक धंधा हो चुका है। नहीं एक्चुअली कार्तिक जी ऐसा सिस्टम ये होता है, नहीं आप तो चलो फ्री में एडवाइस दी, आप तो डॉक्टर ही बना रहे हो ना घर बताता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, डेली मेरे फ्रेंड हैं, तो उनके नॉर्मल चार्जेस 1000 के आसपास रहते हैं। पर जब मैं उनके साथ बैठा, जब उनके साथ देखा, मैं उनको कहता तुम्हें इतना, वो एक्चुअली क्या है कि वो अपनी शॉप्स के रेंट 40,000 50,000 करीब वो रेंट दे रहे हैं अपनी शॉप के। उनको लड़के 15-15 20-20 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं और उधर शोशा बहुत ज़्यादा है, AC लगा के रखना है, बड़ी हाई-फाई सिस्टम बना के रखना है, तो उनको जो बेसिक रनिंग कॉस्ट 1 लाख के करीब हो जाती है। तो अगर वो लोगों से 100 200 रुपये लेते रहेंगे तो वो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जिस टाइप की लोग फैसिलिटी चाहते हैं वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अब क्या है कि जैसे अब अल्ट्रासाउंड मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन 12 लाख की है वो मशीन। अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखो कि अगर एक बंदे ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके ऊपर, तो उसका ये लगा लो कि 12,000 रुपये तो उसका ब्याज हो गया, जो उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, और जो 21,000 रुपये उसकी साल की फ़ीस जाती है। अगर हम टोटल कॉस्टिंग देखें उसकी, तो डॉक्टर को कम से कम 25,000 रुपये का पड़ रहा है महीने का, तो वो अल्ट्रासाउंड के 2,000 रुपये नहीं लेगा तो उसके पैसे ही पूरे नहीं होंगे कभी। तो डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है ओवर चार्ज करना। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमारा डॉग बचना चाहिए, खर्चा कितना मर्जी आ जाए, तो वो अफोर्ड कर रहे हैं लोग और डॉक्टर भी उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये फैसिलिटी आना अच्छी बात है। जब आदमियों के अंदर हार्ट सर्जरी हो रही है, उसके 4 या 5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो वेट जब करेगा तो उसका भी लाख रुपए खर्चा तो उसका भी आएगा ना। नहीं हम कहते हैं, देखियो मेरी नज़र में है कि आप कीजिए, आप पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ एक समाज के प्रति जो आपके पास स्ट्रे एनिमल्स आते हैं उनका फ्री इलाज भी कर। ये एक्चुअली जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, मैंने जितने भी अच्छे डॉक्टर्स के पास देखा है, वो स्टेज का फ्री ही कर रहे हैं। जो एक्चुअली सिर्फ 5% हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके हैं। अदरवाइज़ जो थोड़ा सा डॉग लवर डॉक्टर है वो इन चीज़ों में
रखता है कि इन चीज़ों को मेंटेन करना है, और ऑलमोस्ट सभी स्टे डॉग का फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, या जो उनका नॉमिनल जो दवाइयों का खर्चा आता है वो लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हर डॉक्टर की कोशिश होती है कि प्रेगनेंसी में ऑपरेशन ही कर दें, लेकिन सही में कब करना चाहिए ऑपरेशन? एक्चुअली जो डिलीवरी होती है उसके हम 3 स्टेप मानते हैं कि फीमेल की डिलीवरी 3 स्टेप्स में होती है। मतलब जो हम डिलीवरी कराने का हमारा तरीका रहता है, फर्स्ट तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि फ़ीमेल अपने आप ही अब डिलीवर कर दे, और जो वेल फेड फीमेल होती है, अच्छी फीमेल जो खाती पीती फीमेल होती है, वो अपने आप डिलीवरी कर भी देती है। अगर कोई फीमेल इस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही और वो जोर लगा लगा के थक गई है, तो हमारी सबसे पहला लाइन ऑफ एक्शन ये रहता है कि उसको हम ड्रिप लगाते हैं। उसमें D5 की और कैल्शियम सैंडोज वगैरह के इंजेक्शन होते हैं। उससे फीमेल के अंदर ताकत आ जाती है उसकी यूट्रस के अंदर, और वो जोर लगा के अपने बच्चे निकाल देती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा रहता है कि अगर हमारा इस चीज़ से भी नहीं अगर पपी डिलीवर कर पाए, तो हम ऑब्स्टेटिक्स करते हैं। ऑब्स्टेटिक्स का मतलब ये होता है कि बच्चा जो कई बार ट्रैक में अड़ा होता है, तो उसको हम खींच के निकाल देते हैं बाहर, और आगे के बच्चे नॉर्मली डिलीवर हो जाते हैं। अगर हमारे को लग रहा है कि फ़ीमेल के बच्चे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे और उनकी ब्लिटर साइज़ बहुत बड़ा है या बच्चों की पोजीशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, तो हम उसका एक्सरे करवा के फिर उसके बाद उसका सर्जरी प्लान करते हैं। नहीं, मैंने एक बार सुना था कि लुधियाना से भी आपके पास सर्जरी करवाने आया है एक बंदा, यहाँ आपके 100-200 किलोमीटर से आपके पास आते हैं। कौन सा स्पेशल आप डालते हो कोई? कार्तिक जी, इसमें सबसे बड़ा जो सबसे पहला पॉइंट हमारा सर्जरी के अंदर रहता है, जो अंडर कंसिडरेशन रहती है, कि हम एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल ऐसा फॉलो करते हैं जिसमें पपीज़ के लाइव रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारे मोस्टली पपीज़ जो सिजेरियन में होते हैं वो लाइव पैदा होते हैं। दूसरा जो हमारा स्टिचेस का तरीका है, जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं, वो टोटली वाइक्रिल यूज़ करते हैं, जो लेडीज़ के अंदर यूज़ होता है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जिसमें टांके खुलने की संभावना बहुत कम होती है। तीसरा जो हम सिजेरियन करते हैं, उसमें हम सब क्यूटिकल सूचर लगाते हैं, जिसकी हीलिंग होने के बाद वो सूचर लाइन पता भी नहीं लगती कि कहाँ पर उसका कट लगा था। तो फीमेल के बाल आने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो एक बड़ी हाइजीनिक सी और एस्थेटिक टाइप की सर्जरी होती है। नहीं तो लोग सिजेरियन करते टाइम बड़े बड़े कट लगा देते हैं और 3-4 जगह से उसको वो कर देते हैं। 1-2 केस ऐसे हुए मेरे पास कार्तिक जी कि मैंने सिजेरियन के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी करा दी थी फीमेल की। वो ऐसा हुआ कि हमने जब फीमेल आई हमारे पास सिजेरियन के लिए, एक कैथल से मेरे पास फीमेल आई थी, तो जब उसको हमने देखा तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे 5-7 बच्चे होंगे उसके अंदर। तो जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर एक ही पपी था, वो भी डेड था। तो हमने उसको यूट्रस पे कट लगाया ही नहीं उसके, और उसकी यूट्रस को पकड़ के पीछे से नॉर्मल डिलीवर कर दिया उसको फीमेल को। तो हमने सिजेरियन करके भी यूट्रस पे कट लगाया ही नहीं, वो सिजेरियन के अंदर भी नॉर्मल डिलीवरी करा दी। बस बाहर वाला कट रहा, वो 5 दिन के अंदर हीलिंग हो गई, फीमेल फ्रेश की फ्रेश थी। नहीं तो अगर हम यूट्रस पे अगर कट लगा देते हैं तो उसकी 1 या 2 हीट मिस करानी पड़ती है। तो ये बड़ा सही रहता है इसके अंदर। आप हमें कोई डिलीवरी वाली वीडियो दे सकते हो, हम अपने सब्सक्राइबर को दिखाएंगे। मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा एक, अपनी नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आ रही है, एक वीडियो मैं आपको भी दूंगा, जिसमें हम ऑब्स्टेटिक, एक्चुअली जो मैं सेकंड स्टेप बता रहा था आपको, नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं कर रही फीमेल, तो कई बार हमारे को पपीज़ को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो, और आपको दे भी दूंगा मैं वीडियो। यार दोस्तों, अपने घर में ना कीजिए, ये हम तब दिखाते हैं कि आपको नॉलेज हो। आपके पास कोई झोला छाप आए, तो अगर फंस भी जाए आपके पास कोई झोला छाप, तो आप देख सको यार ऐसे नहीं ऐसे कर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आए। थोड़ा हमने बोर भी किया, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे पूछने, और आगे भी ऐसे पूछते रहेंगे। आप कुछ भी पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।